नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या लोकतंत्र में लोगों की आवाज दबाना, मीडिया को सेंसर करना, चुनाव में इलेक्शंस में बेईमानी कराना, धांधली कराना, क्या ये सारे खेल किसी भी प्रधानमंत्री का तख्ता पलट सकते हैं? और शेख हसीना ने बांग्लादेश में वो सब कुछ किया जो एक तानाशाह करता है। और शायद इसी वजह से उन्हें अपना महल, अपना शहर, अपना वतन छोड़ना पड़ गया, भागना पड़ गया उनको अपने घर से। और एक अगर बड़ी बात कहूं और सच्ची बात करूं तो हकीकत यह है कि आज भूकंप ढाका में आया था, पर दोस्तों हिल गया दिल्ली दरबार, दिल्ली हिल गई। अब दोस्तों, आज का जो वीडियो है, मेरी गुजारिश है जरा गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो लक्षण, जो बीमारी या जो वायरस आपको पड़ोस में दिख रहा है, वो लक्षण, वो वायरस हमारे यहां भी आ सकता है। और जिस तरह पाकिस्तान में जनता सड़कों पर उतर आई, श्रीलंका में जनता सड़कों पर उतर आई, या आज बांग्लादेश में जो कुछ आपने देखा, प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा, सड़कों पर लोग ही लोग, सेना झुक गई। ऐसी नौबत हमारे यहां ना आए, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, ऐसा ना हो, भले ही कुछ लक्षण दिख रहे हो। अब दोस्तों, शेख हसीना बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, उनको आज इस्तीफा क्यों देना पड़ा, अपना महल क्यों छोड़ना पड़ा, हेलीकॉप्टर से भागना क्यों पड़ा, फिर हिंदुस्तान पे लैंड करके विदेश क्यों जाना पड़ा, ये नौबत उनके साथ क्यों आई, तख्ता क्यों पलट गया? अभी कहानी में कई पेच हैं, आगे एक्सपर्ट से बहुत कुछ डिस्कस करूंगा कि हिंदुस्तान पर इसका असर क्या होगा। दिल्ली दरबार को झटका क्यों लग गया? मोदी जी को भी झटका लगा है, अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं प्रधानमंत्री, झटका उनको भी लगा है, झटका बहुतों को लगा है, झटका देश को लगा है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन ये जो तख्ता पलटा है, इसके चार प्रमुख कारण हैं, बाकी चीज आगे डिस्कस करूंगा। चार प्रमुख कारण नंबर 1, शेख हसीना ने बार बार वहां के जो चुनाव का सिस्टम था, जो इलेक्शन सिस्टम था, उसी को अपने हाथ में ले लिया। लगातार बेईमानी कराई, इलेक्शन मैनेज किए, रिग किए, और मीडिया को खरीद कर, चाहे वो अखबार हो चाहे चैनल हो, उनको खरीद कर सेंसर करके चुनाव की गड़बड़ियों की खबरें बाहर नहीं आने थी। लेकिन लगातार वो चुनाव मैनेज कर रही थी और जीत रही थी। दूसरा बड़ा पॉइंट, विपक्षी नेताओं को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, जिसको चाहा गिरफ्तार किया, छापे मारे, करप्शन के केसेस में डाला, और जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे बांग्लादेश में, एक एक करके उनको देश छोड़ना पड़ा, भले उनके पास नोबेल अवार्ड क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं पर छापेमारी की, जेल में डाल दिया। तीसरा, आंख बंद कर ली बढ़ती बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, और ये जो रिजर्वेशन का मूवमेंट था जिसने उनकी सरकार पलटी, इसके पीछे मूल कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी थी, आंखें बंद कर रखी थी। और एक चौथा पॉइंट, पुलिस राज की स्थापना, पुलिस स्टेट। अब दोस्तों, ये बात सही है कि पड़ोस में जो कुछ घटता है, दिखता है, उससे हमेशा सबक लेना चाहिए, लेसन्स लेने चाहिए। बांग्लादेश का क्या लेसन है? आज जो कुछ हुआ वहां, शेख हसीना जिस तरह भागी महल छोड़कर, क्या भारत में भी अगर लोकतंत्र का गला दबाया जाता है, इलेक्शंस को मैनेज किया जाता है, इलेक्शन कमीशन को अगर दबाव में डाला जाता है, कहीं ना कहीं खेल किया जाता है, मीडिया को सेंसर किया जाता है, या मीडिया को खरीद लिया जाता है, गोद में बैठा लिया जाता है, चैनल्स, अखबार, कुछ भी नेगेटिव छपने नहीं दिया जाता, और अगर बेरोजगारी और गरीबी, उसको एड्रेस नहीं किया जाता है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जाता, सरकार बेपरवाह रहती है बेरोजगारी से, गरीबी से, और उसके उलट
अगर दो तीन धन्ना सेठों की जेब में ही सारा पैसा डाला जा रहा है जनता के टैक्स का, और जहां तक विपक्ष की बात है, उनको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और छापे, मुकदमे, असली फर्जी, उनसे उनकी घेराबंदी, उनको डराया जाए, तो क्या यहां भी ऐसा संकट आ सकता है? ऐसा संकट आ सकता है। बड़ा सवाल है। जल्दी कोई आपको किसी भी डिबेट में, किसी भी चैनल में इस तरह का सवाल करता हुआ कोई नहीं देखेगा। लेकिन आज मेरी कोशिश होगी एक्सपर्ट से बात करूं, और आज एक्सपर्ट्स भी एक से बढ़कर एक। आगे मैं इस पर बात करता हूं, क्या ऐसा संकट, हालांकि ईश्वर से प्रार्थना ऐसा ना हो कभी, कि ऐसा संकट आ सकता है हमारे यहाँ भी। और दोस्तों, एक तीसरा सवाल जो मुझे लगता है वो भी लाजमी सवाल है कि क्या मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी, जो विदेश नीति है, क्या वो कहीं ना कहीं विफल हो रही है, नाकाम हो रही है? खासकर जो पड़ोसी राज्य है, हमारा जो दक्षिण एशिया का जो कुनबा है, जो पड़ोसी है, नेबर्स है हमारे, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वहां जो भी प्रॉब्लम्स हो टेररिज्म की, उसको हम एड्रेस नहीं कर पाए। श्रीलंका है, क्या कहीं ना कहीं श्रीलंका से जो संबंध हैं, जो पहले थे वैसे नहीं है? क्या बांग्लादेश में जो कुछ अब हुआ है एक चुनौती है? और क्या नेपाल से रिश्ते बहुत सहज हैं वाकई? और क्या ये जो जितने भी पड़ोस के मुल्कों के मैंने नाम लिए, क्या यहां पर चीन कुंडली मारकर बैठा हुआ है? क्या हम आजू बाजू में, देश के ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, चारों दिशाओं में कहीं ना कहीं हम घिरते चले जा रहे हैं चीन से? क्या वाकई मोदी जी की विदेश नीति फेल हो रही है विश्व गुरु की? दोस्तों, आज तीन खास एक्सपर्ट्स हैं, एक से बढ़कर एक, मैंने आपसे कहा था। संदीप मनुधने हैं, और दक्षिण एशिया में यानी भारत और भारत के पड़ोसियों को लेकर जो भी विदेश नीति है बहुत बारीक पैठ रखते हैं और बहुत सहजता से समझाते हैं, अंदर तक जाएंगे इस विषय में, और ये भी बताएंगे कि हमारे हालात कैसे हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी का आलम क्या है, हमारे यहाँ स्थिति कैसी है, वैसी तो नहीं है जैसा हम देख रहे हैं। तो आज संदीप मनुधने होंगे। मोदी सरकार क्या कर रही है, विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, डोभाल साहब क्या कर रहे हैं, चाणक्य क्या कर रहे हैं, मैं उमाकांत लखेड़ा जो सीनियर जर्नलिस्ट उनसे पूछूंगा। और हमारे साथ आज कलकत्ता से प्रसून आचार्य जी जुड़ेंगे। 35 साल की पत्रकारिता है, बांग्लादेश कई बार जा चुके हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो भी रहे हों उनसे भी उनके राबता साबका रहा है। बांग्लादेश की प्रॉब्लम क्या है, और क्या ये प्रॉब्लम कम से कम हमारे पूर्वोत्तर को परेशान कर सकती है, कितना बड़ा चैलेंज है, वो मैं प्रसून जी से पूछूंगा। तीनों खास मेहमान हैं, और बहुत से सवाल जो मैंने इस वीडियो में अब तक उठाए हैं उन सबके जवाब ईमानदारी से देने की कोशिश करूंगा। ये जवाब आपको जल्दी आज के दौर में और कहीं नहीं मिलेंगे। मेरा सवाल बड़ा तल्ख है, और मुझे लगा कि ये एक ऐसा फोरम है और आप एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिससे मैं सवाल पूछ सकता हूं। सवाल मेरा ये है कि जिस तरह की एक डिक्टेटर रेजिम ढाका में चल रही थी, और जो हाल आज शेख हसीना का हुआ कि इतने बरसों की प्रधानमंत्री डर के मारे, भय के मारे देश छोड़ना पड़ा, पार्टी छोड़ दी, महल छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर इस्तीफा देके वहां से भागी हैं। ये भारत के लिए क्या सबक है? भारत के लिए क्या सबक है? भारत की जो इस वक्त राजनीति चल रही है, यहां भी लाठी का जोर है, ये क्या इंडिकेशन है? सवाल बड़ा मेरा क्रूड है, लेकिन मेरे मन में था तो मैंने संदीप जी से पूछता हूं, भारत के लिए क्या सबक है? आपका सवाल अचूक है, और मैं एकदम अचूक जवाब दूंगा आपके दर्शकों के लिए। भारत के लिए सबक यह है कि हमें एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने कैसे लोकतंत्र की जड़ें भारत में बनाई, कि कितने भी थपेड़े भारत में खाए, लोकतंत्र पूरी ताकत से भारत में खड़ा है, जबकि दक्षिण एशिया में सब तरफ लोकतंत्र ढह गया है। तो वो नादान लोग जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुबह से शाम गालियां देते रहते हैं, उन्हें बहुत केयरफुली खुद के स्टैंड को असेस करके ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर नेहरू जी ने लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी नहीं बनाई होती,
सिविल मिलिट्री डिसोसिएशन इतना स्ट्रांग नहीं करवाया होता, संस्थान इतने बढ़िया नहीं बनाए होते, भारत का लोकतंत्र कब का ढह गया होता। आई सल्यूट पंडित नेहरू 1000 टाइम्स। क्या 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 एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्या अगर लोकतंत्र को दबाया जाए, मीडिया को सेंसर किया जाए, लोगों को बोलने ना दिया जाए, तो कोई भी देश चाहे जितना बड़ा हो, बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है? देखिए, छोटे देशों में क्रांति के बाद तानाशाहों का भाग जाना आम बात है या मारा जाना आम बात है। भारत में मेरा ये अनुमान है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकता है कोई भी, भारत में ये नहीं होगा। मैं आपको कारण बताता हूं उसका क्या है। भारत ऐसा देश है जहां हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं और कोई कितना भी बड़ा विश्व गुरु बन जाए वो भी हार सकता है। 2024 में हमने ये देख लिया, ये वो सेफ्टी वॉल्व है भारत का जो भारत में कभी खूनी क्रांति नहीं होने देगा। मैं लखेड़ा साहब के पास जाना चाहूंगा और उसके बाद मैं प्रसून आचार्य जी के पास जाऊंगा, जो हमारे साथ कलकत्ता से जुड़े हैं, बांग्लादेश की सियासत को बरसों से समझ रहे हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन लखेड़ा साहब, संदीप जी ने अभी कहा कि भाई सिस्टम में चेक एंड बैलेंस है हमारे यहाँ, कि इलेक्शन कमीशन कुछ गलती कर दे तो सुप्रीम कोर्ट ठीक कर देता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ गलती करे तो संसद ठीक कर देती है, संसद कुछ गलती करे तो मीडिया ठीक कर देती है, मीडिया में अगर अखबार बिक जाए, चैनल बिक जाए तो सोशल मीडिया ठीक कर देती है। चेक एंड बैलेंस हमारे देश में अभी तक है आज की तारीख। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या भारत 2014 के बाद पाकिस्तान से हमारे बातचीत बंद है, श्रीलंका को महंगाई और बेरोजगारी ने डस लिया, नेपाल की हालत अच्छी नहीं है, चीन की तरफ ज्यादा नेपाल झुका हुआ है, और बांग्लादेश जो हमारा एकमात्र बड़ा मित्र था, वहां आपने देखा कि आज लोकतंत्र का जो हाल हुआ है कि प्रधानमंत्री के घर पे कब्जा हो गया, संसद में छात्र वहां बैठे हुए हैं, संसद में भी कब्जा है पब्लिक का, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी कब्जा है, और सेक्रेटेरिएट में भी कब्जा है। क्या भारत की जो फॉरेन पॉलिसी, ना बांग्लादेश, हमारे जितने पड़ोसी बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, क्या हम एक मुसीबत भरे पड़ोसियों से घिरे हुए हैं? क्या सार्क जैसा, जो हमने एक सार्क का सपना देखा था कि सारे दक्षिण भारत को एक करेंगे और भारत आगे लीड करेगा, वो सार्क कहां चला गया साहब? वो जो सार्क के अधिवेशन सम्मेलन हुआ करते थे, क्या आप मानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब सिर्फ पुतिन है और बाइडेन है इस वक्त? देखिए, जो घटनाक्रम ढाका में हुआ और बांग्लादेश के दूसरे शहरों में हुआ, वो हम ऊपरी तौर पर ये कह सकते हैं कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। लेकिन इसके जो एपिक सेंटर्स हैं, जो भूकंप के जो केंद्र हैं, साउथ एशिया में भारत बड़ा भारी मुल्क है और इसका भूकंप का जो केंद्र है, भले ही बांग्लादेश रहा हो, ढाका रहा हो, लेकिन इसके भूकंप के झटकों से भारत की सरकार और मोदी सरकार बुरी तरह हिल गई है। इसलिए साउथ एशिया में 2021 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, वहां क्या हालत हुई आपको देश ने देखा। पाकिस्तान में जो उथल पुथल है वो हो ही रही है, अनरेस्ट है, सोशल अनरेस्ट है। श्रीलंका में तो क्या बदहाली हुई, वहां की इकोनॉमी गर्त में चली गई। और उन्हीं पॉलिसीज को अडॉप्ट करके, जो पॉलिसी भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म की जो पॉलिसी मोदी सरकार के रिजिम में, ये नहीं कह रहा हूं कि पहले नहीं अपनाई गई, पहले भी अपनाई गई, उसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद वो लगातार उसको उस रूट को फॉलो किया जाता रहा, लेकिन इतनी क्रूरता से, क्रूअल क्रोनी कैपिटलिज्म का जो एक बिसात पिछले 10 साल से बिछी है, उसकी जो अनरेस्ट हुई है कि चंद पूंजीपति को आपने देश के रिसोर्सेज सौंप दिए, और उन रिसोर्सेज के बाद जो दूसरे समाज के तबके, यूथ है, पढ़ाई है, लिखाई है, रोजगार है, किसान है, महिलाएं हैं, महंगे और तमाम तरह के दूसरे फैक्टर्स है जो एक इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जी, आपको सकल घरेलू उत्पाद,
जी आपका आप जी बैलेंस, चेक एंड बैलेंस पूरे सिस्टम में करना, मैं ये अलग थ्योरी है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन जी भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसे जैसे कि चाहे वो फेक खबरें हो, ये कहा जा रहा था कि 1 करोड़ हिंदू आबादी अगर शिफ्ट करेगी बांग्लादेश में तो पूरा सामाजिक ताना बाना पश्चिम बंगाल का खराब हो जाएगा, एकदम उलट पुलट जाएगा, और इतनी बड़ी जी आबादी को हम लोग कहां से खाना खिलाएंगे? उन जी शरणार्थियों को, अगर बांग्लादेश से शरणार्थी भारत आते हैं तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। और जी, बड़ी बात आपने कही कि जो माइनॉरिटीज है, कि माइनॉरिटीज वहां पर काफी हैं, बांग्लादेश में हिंदू काफी संख्या में है, और मोदी सरकार कैसे इंश्योर करेगी। शेख हसीना अब नहीं है, जो हमारी आप कह सकते हैं मित्र प्रधानमंत्री थी, कैसे इसको इंश्योर करेंगे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं प्रसून आपके पास आ रहा हूँ, आप इस वक्त कलकत्ता में एक नया डिबेट हो रहा है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि भाई किसी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रहिए, शांति रखिए, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि साहब वहाँ हिंदुओं के जो है घर जलाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा माहौल टेंस है, और इस वक्त सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बांग्लादेश को शांत करें, माइनॉरिटीज को बचाएं, क्या करें? और क्या वहां की आर्मी हमारी बात मानेगी? प्रसून जी, आप तो बांग्लादेश देखिए कई बार हो ही आए हो, देखिए इसलिए मैं देखिए देखिए ऐसा है। आज हसीना का पूरा डिक्टेटरशिप चल रहा था। चुनाव में वो 95% 97% वोट मिलकर जीता था। सब सही है, लेकिन हसीना का रिजीम में बांग्लादेश में जो 2 करोड़ हिंदू आबादी है, उस वो थोड़ा उसका सिक्योरिटी मिल रहा था। और दुर्गा पूजा जो होता है, ममता बनर्जी हर दुर्गा पूजा में जो पैसा देता है वो बांग्लादेश से ही वो सीखा है। वो चावल देता है और हर हिंदू सुरक्षित था। तो इसी का चलते अभी जो जिसको सेना प्रधान जो है उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिन 3 पार्टी को बुलाया था, एक तो जमात का जो चीफ है उसको बुलाया था, एक बीएनपी का चीफ को बुलाया था, और एक इरशाद का जातीय पार्टी का चीफ को बुलाया था। उसमें ना आवामी लीग को बुलाया था, ना कम्युनिस्ट वाले जो है वर्कर्स पार्टी जी और लेफ्टिस्ट को बुलाया था। तो निश्चित रूप से जमात जो है उसका हाथ में पावर चला जाएगा। और अभी हमको याद है जब बीएनपी और जमात में बांग्लादेश में सत्ता पे कायम हुआ था, तो बांग्लादेश से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ज्यादा हो रहा था और दुर्गा पूजा बंद हो चुका था। उस समय सिर्फ बंगाल का बॉर्डर नहीं, आसाम आसाम का बॉर्डर है, उधर त्रिपुरा का बॉर्डर है, बांग्लादेश का तीनों तरफ जो है, एक तो पश्चिम बंगाल है, मेघालय जी है, असम है और त्रिपुरा है। तीनों जगह हिंदू इंफिल्ट्रेशन हुआ था, और सिर्फ हिंदू ही समझ नहीं, गए। मुसलमान इंफिल्ट्रेशन भी हुआ था। आज जो मोदी का सरकार का सबसे माइनस पॉइंट है, जो बांग्लादेश को अनरेस्ट चल रहा था, देखिए एक कोटा का तो ये बहाना है। ये निश्चित रूप से देश में जो अनरेस्ट है, जो अनडेमोक्रेटिक तरीका से चल रहा था हसीना सरकार, उसका खिलाफ लोगों का, उसका खिलाफ स्टूडेंट का, उसका खिलाफ इंटेलेक्चुअल का जो क्रोध है, नहीं जमात जो है उसका साथ बीएनपी सब मिला के जो एंटी इंडियन फोर्स है। और मैं देख चुका था, रेगुलर हम वीडियो देखता था, उसको कहते थे तुम्हारा हसीना तुम्हारा नानिहाल जाओ, भारत में भागो, भारत में भागो। जो माने 10-15 दिन पहले जो लोग मार्च कर रहा था, उसके एक ही कहना था, भारत एंटी इंडियन स्लोगन चल रहा था, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। समझ गए। तो हम वो जो आप ये माहौल कहना है, चाह रहे, प्रसून, आप ये कहना चाह रहे हैं शेख हसीना जो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने जहां उनके पिताजी को इस्टेब्लिश किया, फिर शेख हसीना जो है वो हिंदुस्तान आती रही, कांग्रेस ने बड़ी मेहनत करी कि भाई अपने मन माफिक एक वहां पर रिजीम होनी चाहिए जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंध सुधरे। मोदी के रहते हुए वो शेख हसीना की गद्दी भी गई, वहां पर उनकी पार्टी भी चली गई, और एंटी इंडियन फोर्सेस जो है वो सक्रिय हुई हैं। तो एक बहुत बड़ा आप चैलेंज बता रहे हैं। ये चैलेंज गृह मंत्री के लिए भी है, रक्षा मंत्री के लिए भी है, अजीत डोभाल के लिए भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए, और मोदी के लिए तो है ही। और कहीं ना कहीं आप इसे फेलियर बता रहे हैं कि भाई किस तरह से अब सेना से कह के जो माइनॉरिटीज हैं उनको कैसे वहां पर बचाया जाएगा। बहुत बड़ा आपने सवाल कर दिया, लेकिन मैं संदीप जी पे आ रहा हूं। संदीप जी, आपको क्या लगता है जी कि अगर हमारे इतने स्टेक्स थे, शेख हसीना पे इतने स्टेक्स थे, शेख हसीना हर तीसरे महीने दिल्ली आ रही थी, तो भाई हमने शेख हसीना से दोस्ती इसलिए थोड़ी ना करी थी कि अडानी साहब का वहां पर बिजनेस करिए।
हमने शेख हसीना से इसलिए थोड़ी ना मित्रता करी थी कि भाई हमारे यहाँ से कुछ बिजनेसमैन जा रहे हैं, इनका इंटरेस्ट देखिए। हमने शेख हसीना से इसलिए दोस्ती करी कि भाई वहां पर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हो, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमारा प्रोटेक्ट हो। आपको लगता है कि अगर इतने अच्छे संबंध थे तो भारत को सलाह देनी चाहिए थी शेख हसीना को कि भाई इलेक्शन ठीक तरह से कराओ, इलेक्शन में भले 30-40 सीटें तुम्हारी कम हो जाए लेकिन डेमोक्रेसी को वहां रिस्टोर करो। भारत को क्या एडवाइस नहीं देनी चाहिए थी? अगर भारत भी एक भाईचारे का रिश्ता निभा रहा है बांग्लादेश से, क्या भारत को सजेस्ट करना चाहिए था? क्योंकि भारत को पता होना चाहिए था कि शेख हसीना जिस दिन हटेंगी या उनको देश छोड़ना पड़ेगा, उसका नुकसान हिंदुस्तान को होगा। आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या भारत को उन्हें सही सलाह नहीं देनी चाहिए थी। मेरा ऐसा मानना है दीपक जी कि भारत ने बैक चैनल से शेख हसीना को समय समय पे वार्निंग दी होगी, लेकिन एक सीमा होती है दीपक जी जिसके आगे जाके आप किसी भी तथाकथित मित्र देश के भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को एडवाइस एक स्टेज के आगे नहीं कर सकते। वो फिर आपसे मिलना ही बंद कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनका इंटरनल मैटर है। इसीलिए 2 बार के समझ गया, शेख हसीना है वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मोहन यादव या भजनलाल शर्मा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार उनको बधाई दी थी, हालांकि अंदर ही अंदर उनको पता था कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब अमेरिका लगातार शेख हसीना को डिस्टेबलाइज करने की फिराक में रहा है। उसके बहुत सारे कारण रहे। अमेरिका एक तरफ पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करता है, आज भी कर रहा है। बड़ी विचित्र बात है, अफगानिस्तान में 3 मार खाने के बाद जी समिट फॉर डेमोक्रेसी जो बाइडेन आयोजित करते हैं उसमें पाकिस्तान को बुलाते हैं, शेख हसीना और बांग्लादेश को नहीं बुलाते। क्या ये आपको एक बहुत क्रूर मजाक नहीं लगता कि जो इतनी मुश्किल से एक सेक्युलर सरकार चला रही थी उनको बाइडेन ने बॉयकॉट किया। दूसरा, चाइना ने जिस तरह से वहां पोर्ट बनाने का, हथियार सप्लाई करने का काम शुरू किया, उससे अमेरिका नाराज था। तीसरा, रशिया के प्रति शेख हसीना का जो नरम रवैया रहा और अमेरिका के टेंशंस का जो उन्होंने खुल के विरोध किया और जो उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रशिया से इंपोर्ट किया और युआन में पेमेंट किए, अमेरिका इससे भयंकर भड़का हुआ था। तो शेख हसीना की अपनी गलतियां हैं, डेमोक्रेसी को क्रश किया, 300-400 लोगों पे टैंक चलवा दी, मतलब मेटाफोरिकली ऐसे तो बोलने चलाई, ट्रक चला दिया और उन्होंने रिजर्वेशन वाले मामले को बहुत गलत ढंग से हैंडल किया। लेकिन अमेरिका का खुल्लम खुल्ला दखल और डिस्टेबलाइज करने की चाल, अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो हमारा डिस्कशन ही अधूरा है। क्या जो कुछ अब हुआ है बांग्लादेश में, जो कुछ हो गया वो तो रिस्टोर हो नहीं सकता। क्या चाइना को एक एंट्री पॉइंट मिल गया है? क्योंकि अगर जमात की सरकार आती है, खालिदा जिया की सरकार आती है, उनके बेटे अगर हुकूमत में आते हैं, क्या आपको लगता है कि आर्मी, जमात और बीएनपी मिलकर प्रो चाइना अप्रोच रहेगी? और अगर चाइना घुसेगा, वैसे ही घुसा हुआ है बांग्लादेश में, क्या चाइना का प्रभाव बढ़ेगा? यानी चाइना पाकिस्तान में भी, चाइना नेपाल में भी, चाइना श्रीलंका में भी, चाइना बांग्लादेश में भी, चाइना हमारी सीमा में भी। तो डोभाल साहब क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? फिर आप मालदीव भूल गए, अफगानिस्तान भूल गए, चाइना वहां भी है। जी अब जी, तो मोदी जी फिर क्या कर रहे हैं? 56 इनकी छाती क्या कर रही है? ये बताइए मुझे। विश्व की कूटनीति में एक मूल सिद्धांत होता है कि आप अगर अपनी क्षेत्रीय पूरे इलाके में सबसे बड़ी ताकत नहीं बन पाते हैं तो आप एक वैश्विक भू राजनीतिक ताकत कभी नहीं बन सकते। भारतीय होने के नाते मेरा दिल बैठ जाता है जब मैं दक्षिण एशिया की पिछले 10 साल की स्थिति देखता हूं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन पूरा डूब गया। 2015 काठमांडू आखिरी समिट हुई, वो देश जहां भारत का सिक्का चलता था, पूरा दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन कोलैप्स हो गया अंडर मोदी जी वॉच। आप अगर दक्षिण एशिया में नंबर 1 नहीं है तो आप विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? लखड़ा साहब, अगर देखें, मामला तो आरक्षण का था, जैसा प्रसूनदा कह रहे हैं कि आरक्षण तो बहाना था, ये जिस पर सरकार गई शेख हसीना की, रिजर्वेशन, वो तो एक बहाना था। दरअसल बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी,
अनएम्प्लॉयमेंट इतना तेजी से बढ़ा बांग्लादेश में और महंगाई बढ़ी कि ये जो फ्रस्ट्रेशन था यूथ का, वो अनएम्प्लॉयड यूथ से जो शेख हसीना के महल में घुस गए, संसद में घुस गए, उसमें से 300-400 को गोली पड़ गई छाती पे। ये जो बेरोजगारी है, यही बेरोजगारी का ट्रेंड हमने श्रीलंका में देखा, बेरोजगारी, महंगाई, यही बेरोजगारी हम आज पाकिस्तान को तबाह होते हुए देख रहे हैं। भारत के लिए बेरोजगारी कितना बड़ा चैलेंज है और क्या बेरोजगारी मोदी जी के लिए खतरे की घंटी बज रही है? क्या एक अलार्म है बेरोजगारी मोदी के लिए? और ये जो आपने अभी चुनाव का जो नतीजा देखा 240, इसके पीछे यूथ भी एक फोर्स थी। बेरोजगारी कितना बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए आज की तारीख में? ये चैलेंज नहीं, ये बेरोजगारी का डंका बज रहा है, पिछले कई सालों से बज रहा है। उस पर ध्यान हटाने की चेष्टाएं हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं और आज हमारी इकोनॉमी जो जो भुगतान संतुलन से लेकर के और जो हमारा जो आर्थिक चक्र होता है, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, जब डिमांड नहीं है सप्लाई कहां से करोगे? सप्लाई नहीं करोगे तो प्रोडक्शन की जरूरत क्या है? और प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपके मजदूर को मजदूरी कहां से मिलेगी, फैक्ट्री कैसे चलेगी और रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कैसे होगा? ये आर्थिक चक्र होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। भारत के संदर्भ में बहुत ज्यादा इसके मीनिंग्स हैं और भारत में भी जनवरी में चुनाव हुआ बांग्लादेश में और धांधली भी भारत सरकार के ऑब्जर्वर वहां गए थे, कई लोग गए थे जिनको हम भी जानते हैं। देखिए हालत यह है कि वही धांधली उसी पैमाने की और उससे भी वर्ष धांधली भारत के इलेक्शन में हुई और सारे सामने आ रही है। मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा हूं, सारे आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जो पोल हुआ, पोल कुछ और हुआ और गिनती में 3-4-5 करोड़ वोट पड़ गए। तो ये जो चीजें होती हैं, ये ट्रिगर पॉइंट होता है, ये फुलझड़ी होती है, एक छोटी सी आग लगती है और वो एक पूरे जंगल, पूरा शहर, पूरे देश को तबाह करती है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार क्योंकि वो टैक्टिक्स अपनाती है ध्यान बटाने का, लोगों को धर्म कर्म में झुका दो, लोगों को कांवड़ यात्रा में झुका दो, लोगों को फूल बरसा दो, लोगों को इधर कर दो उधर कर दो। जो देश के बुनियादी फंडामेंटल क्वेश्चंस है, अगर आप उनको नहीं एड्रेस करोगे, अगर आप उनको नहीं सुलझाएंगे, लोगों के रोजी रोटी, रोजगार और जिंदा रहने के जो बुनियादी सिद्धांत है, वो टूल है, अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो आप आज नहीं तो कल, मैं नहीं कह रहा, मैं कामना करता हूं ऐसा ना हो, हमारे मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैसिव लेवल पे इस तरह से हो। मैं ऐसे कामना करता हूं कि हमारा देश शांति में रहे। प्रसून जी, एक छोटा सा सवाल, आखिरी अंतिम सवाल है, समय हो रहा है। अब देखिए शेख हसीना तो चली गई, अब वो अपने कर्मों से गई, जिससे गई, सबने समझाने की कोशिश करी। संदीप जी ने कहा भाई भारत के जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं उन्होंने समझाने की कोशिश करी, और भी लोगों ने, वो समझी नहीं। अब शेख हसीना तो चली गई, कुर्सी गई, अब वहां पर जमात और खालिदा जिया के बच्चे बैठेंगे वहां पर, और आप कह रहे हैं वो एंटी इंडियन है, फोर्सेस हैं। क्या अब नई जो सत्ता है ये चैलेंज है इंडिया के लिए? चैलेंज है ये? देखिए जब से हसीना आई थी, चाहे आसाम का अरविंद राजखोआ हो, वो भी सरेंडर कर गया। मणिपुर का जो इन्फिल्ट्रेटर है, वो जो सेपरेटिस्ट कहते हैं, वो सरेंडर कर गया। तो एक्चुअली ये लोग चट्टग्राम बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में बहुत शेल्टर बनाए हुए थे और ISIS जो है उसका जो वेस्ट बंगाल में जो उसका जो छोटा छोटा ऑपरेशन है, उसका जो लोग है वो भी पहले से कम हो गया था। तो पूरा जो अगर सत्ता चेंज हो जाएगा, और आपको ये मानना पड़ेगा जे हसीना पिछले महीने आए थे दिल्ली, और दिल्ली मीटिंग करने के बाद चाइना गया था। चाइना पूरा कंक्लूड नहीं करके वो देश में भागा, कुछ हुआ होगा चाइना का साथ उसका डिस्प्यूट, और 1 महीना का अंदर उसका सरकार जो है अभी चला गया। तो अभी जो अनरेस्ट, जो रेस्ट माने मोटा मोटी जो टेररिस्ट ग्रुप जो है, चाहे मणिपुर में हो, चाहे मिजोरम में हो, चाहे नागालैंड में हो, चाहे मेघालय में और आसाम में, बंगाल तो छोड़िए, वहां जो है वो माने मुसलमान जिहादी ग्रुप का कुछ स्लीपिंग सेल रहते हैं, बांग्लादेश में ट्रेनिंग करता है, फिर बंगाल में आता है। बाकी जो है फिर अनरेस्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि हसीना शेल्टर देने के लिए इस टेररिस्ट ग्रुप को बंद कर दिया था, वो नहीं दे रहा था। एक तो प्रणब मुखर्जी का टाइम से बंद हो गया था और मोदी का जमाना में भी बंद हो चुका था।
तो एक नॉर्थ ईस्ट का जो नागालैंड छोड़ के बाकी जगह मोटा मोटी शांति आया था। मणिपुर में जो चल रहा है तो वो इंटरनल फाइट दोनों जो माने नहीं, मेरा सवाल दादा, मैं 2 लाइन में जा रहा हूं जवाब, कि क्या शेख हसीना के जाने के बाद अब जो भी सरकार वहां आएगी, अंतरिम सरकार आएगी, जो भी आएगी, आपने कहा कि वो भारत की बहुत हमदर्द और दोस्त नहीं होगी जैसे शेख हसीना थी। इसका चैलेंज कितना बड़ा है भारत के लिए? अब क्या चैलेंज है हमारे लिए? एक तो नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट अनरेस्ट फिर शुरू हो जाएगा, और पूरा की पूरा नॉर्थ ईस्ट, और जो आईएसआई के जो स्लीपिंग सेल है, क्योंकि मुस्लिम जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको भी घुसाने के लिए असम और बंगाल में वो शुरू हो जाएगा। तो अजीत डोभाल का जो कार्यक्रम था, इतना दिन से सुन रहा था, वो एकदम ध्वस्त हो गया। ये हसीना सरकार वो अपना देश में वो ऑटोक्रेट था, लेकिन उसमें भारत में शांति था। अभी जो सरकार आएगा पूरा इंडिया में, पूरा ईस्टर्न इंडिया में अनरेस्ट शुरू हो जाएगा। कई तरीका ग्रुप काम करेगा और उसका पीछे अमेरिका हो, चाइना हो, वही सब टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग करना शुरू कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज के पैनलिस्ट ने जो बात करी, मुझे लगता है संदीप जी ने कहा कि भाई फॉरेन पॉलिसी, खासकर जो पड़ोसियों के साथ हमारी नीति रही है, वो एक तरह का फेलियर रहा पिछले 10 सालों में जो हम देख रहे हैं। चाहे वो सार्क समिट हो, चाहे वो बांग्लादेश से अब रिश्ते हों, या फिर पाकिस्तान से कोई बातचीत शुरू नहीं, नेपाल से भी बहुत गोल्डन रिलेशनशिप का दौर नहीं कह सकते, श्रीलंका की भी हालत खराब है। तो चैलेंजेस बहुत हैं पड़ोस में हमारे साथ। सिर्फ पुतिन की दोस्ती से काम नहीं होगा, बाइडेन की दोस्ती से काम नहीं होगा। और एक चीज जो लखेड़ा साहब ने कही कि सबसे बड़ा चैलेंज बेरोजगारी है, और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा मोदी को, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई से पाकिस्तान नहीं लड़ पाया, श्रीलंका नहीं लड़ पाया, बांग्लादेश नहीं लड़ पा रहा। हालांकि ये छोटे देश हैं, उनकी भारत से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन मुद्दे जो हैं वो महंगाई और बेरोजगारी के लिए वो एक चैलेंज बन जाते हैं। तो मोदी जी को अडानी अंबानी छोड़कर ये जो बेरोजगारी है, इसको सच का सामना इससे करना पड़ेगा। और एक जो दादा ने कहा कि अब चैलेंज की एक शुरुआत हो गई है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा पूर्वोत्तर है, जहां बहुत से इंसर्जेंट्स और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको फिर से प्रशय मिल सकता है, इनको फिर से शेल्टर मिल सकता है बांग्लादेश में। चाइना वहां घुसेगा, आईएसआई वहां घुसेगी। कुल मिलाकर मोदी जी का ये जो फ्रंट था, उनके फॉरेन अफेयर्स जो भी देख रहे थे, उसको हमें एक फेलियर मानना ही पड़ेगा, और भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इट्स अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया। लखेड़ा साहब आप आए, संदीप जी आप आए, आपने रोशनी डाली। प्रसून जी आप कई बार बांग्लादेश गए, और आप कलकत्ता से 35 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और बहुत अच्छी हिंदी बोली आपने, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने सब समझाया हिंदी में। हमें तो लग रहा था सुनार बांग्ला वाली बातें होंगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोले एक आप। लास्ट अंतिम शब्द कहते हैं, बांग्लादेश में जो मुजीबर रहमान का जो धानमंडी का जो अपना घर है, जहाँ उसका गोली मारा था, वो हम आज तक उस घर को कोई नहीं टच किया है, जितना भी अनरेस्ट हो। मैं भी जाकर के देखा, हर जगह में दीवार में गोली का और उसका ब्लड का स्टेन है, लेकिन आज उस घर का भी वेंडलाइज हुआ था। तो आप समझ सकते हैं जो फोर्स उसका पीछे है। मतलब शहादत का जो सबसे बड़ा प्रतीक था, उसको भी आज वहां पब्लिक ने नहीं छोड़ा। बहरहाल गुस्सा जब उभरता है, फूटता है जनता का, तो ऐसे ही होता है। सल्तनत जो है वो बह जाती हैं इसी जनता के रौ में। महल छोड़ना पड़ता है बादशाह को, मुल्क छोड़ना पड़ता है, और इसी तरह से तख्ता पलट होता है, ये देखा है। भारत को इससे सबक लेना चाहिए। लखेड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। प्रसून जी आपका बहुत शुक्रिया। संदीप सर आप आए और आपने बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाली। थैंक यू ऑल माय 3 गेस्ट टुडे, दोस्तों की तरफ से एक नए टॉपिक पे नई रोशनी। थैंक यू सो मच सर।